मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी। उस रिपोर्ट में जो लिखा था उसे पढ़कर मेरी सांसें थम गईं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। ये कैसे मुमकिन था, जबकि मेरा पति संजय ने तो मुझे छुआ तक नहीं था। वो तो हमारी शादी के कुछ ही दिन बाद विदेश चला गया था और तब से लेकर अब तक मैं इस छोटे से फ्लैट में अकेली रह रही थी। लेकिन पिछले 2 महीने से मैं अकेली नहीं थी, बल्कि मेरे साथ मेरा देवर आदित्य भी रह रहा था। इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि आदित्य ने? यह ख्याल आते ही मेरे शरीर में एक सहर दौड़ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और अचानक ही मुझे उस रात की याद आने लगी जब मेरे घर में 2 चोर घुस आए थे। उस रात मुझे इतना डर लगा था कि मैं बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंखें खुली तो मुझे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। तब मुझे लगा था कि शायद मेरे देवर आदित्य ने मुझे उन चोरों से बचाया था। लेकिन अब जब मैं इस रिपोर्ट को देख रही थी तो मुझे लगने लगा कि शायद सच कुछ और ही था। क्या आदित्य ने उन चोरों के साथ मिलकर मेरे साथ? मैंने सिर पकड़ लिया और ये सब सोचकर मेरा मन उलझ गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। तभी रविवार का दिन था। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी। तभी अचानक मेरा फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर मेरी सासू माँ का नाम आ रहा था। मैंने फ़ोन उठाया। शिल्पा बेटा, कैसी हो? उनकी आवाज़ हमेशा की तरह ठहरी हुई थी। जी माँ, मैं ठीक हूँ। आदित्य कल तुम्हारे पास शहर आ रहा है। उसे वहाँ एक नौकरी मिल गई है, इसलिए वो अब तुम्हारे साथ ही रहेगा, सासू माँ ने कहा। मेरे दिमाग में जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। मेरा सिर चकरा गया। क्या आदित्य यहाँ रहेगा? हाँ बेटा, अब उसे वहाँ काम करना है तो रहने की भी जगह चाहिए। तुम्हारा तो घर है, वहीं रहेगा। वैसे भी तुम अकेली ही हो, कोई तुम्हारे साथ रहेगा तो अच्छा ही होगा। मैं कुछ कह नहीं पाई। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। आदित्य का स्वभाव मैं जानती थी। आदित्य को लेकर मेरा मन पहले ही घबराया हुआ था। मैं माँ से ये नहीं कह सकती थी कि आदित्य के यहाँ रहने से मुझे डर लग रहा है। मेरे संस्कार मुझे ऐसा कहने की इजाज़त नहीं देते थे। रात को जब संजय का फ़ोन आया तो मैंने उसे ये सब बता दिया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने मुझे और भी परेशान कर दिया। शिल्पा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हें अकेले रहने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन संजय, मैं अकेले आदित्य के साथ इस घर में नहीं रह सकती। मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बात सुनते ही संजय का गुस्सा भड़क उठा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरा भाई है, तुम इस तरह की बात कैसे सोच सकती हो? मैं चुप हो गई। संजय की आवाज़ में जो गुस्सा था उससे मेरे शरीर में सहर दौड़ गई। मैं उससे और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैंने चुपचाप फ़ोन काट दिया और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। मेरी आंखें छत पर टिकी थी और मेरा दिमाग लगातार वही सब सोच रहा था। आदित्य यहाँ रहने आ रहा था, मैं क्या करूँ? आदित्य के आने से पहले ही मेरा मन बहुत बेचैन था। मैं चाह कर भी अपने डर को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। मुझे याद है गांव में भी मुझे आदित्य बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके हाव भाव, उसकी बातें, उसका व्यवहार मुझे हमेशा ही अजीब लगता था। वो लड़कियों के साथ हंसी मजाक करता, उनके इर्द गिर्द घूमता और बेफिक्री से बातें करता रहता। ये सब उसकी आदत थी और गांव में मैंने जितनी भी लड़कियों से उसके बारे में सुना था वो सब यही कहती थी कि उसकी हरकतें ठीक नहीं थीं। इसी वजह से मैं उससे बात करने या उसकी तरफ देखने से भी कतराती थी। लेकिन अब वही आदित्य मेरे साथ इस छोटे से फ्लैट में रहने वाला था। जब हम बड़े हुए और पढ़ाई पूरी कर ली तब हमारे माता पिता ने मेरी और संजय की शादी तय कर दी। हमारी शादी कुछ समय के लिए टल गई थी, लेकिन जब हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि संजय मुझे बहुत पसंद था। हमारी शादी को अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए थे। हालांकि मैं इस शादी से बहुत खुश थी क्योंकि संजय एक गंभीर और समझदार इंसान था, बिल्कुल आदित्य के विपरीत। मुझे संजय से हमेशा अपनापन महसूस होता था और इसलिए मैं अपनी शादी की इस नई शुरुआत को लेकर बहुत उत्साहित थी। लेकिन जब मेरी पहली रात आई और मैं संजय के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। संजय ने उस रात मुझे छुआ तक नहीं। उसने कहा कि भले ही हमारी शादी बचपन में तय हो गई थी, लेकिन वो चाहता था कि हम पहले एक दूसरे को ठीक से समझें। वो कहने लगा कि हम एक दूसरे को जानते तो हैं, लेकिन उतना नहीं जितना एक पति पत्नी को जानना चाहिए। इसलिए उसने कहा कि पहले हमें एक दूसरे को अच्छे से समझना होगा, फिर हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। संजय की ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बात मान ली। शादी के चौथे दिन संजय मुझे शहर ले आया और हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। लेकिन ये भी सच था कि हमारे बीच कोई संबंध अभी तक नहीं बना था। मैं मुश्किल से संजय के साथ शहर में 1 हफ्ता ही रही थी कि अचानक उसकी कंपनी से खबर आई कि उसे विदेश जाना पड़ेगा और फिर वो चला गया।
अब मुझे अकेले इस फ्लैट में रहते हुए 3 महीने हो चुके थे। संजय के जाने के बाद भी मुझे कभी डर या बेचैनी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अब जब मुझे पता चला कि आदित्य मेरे साथ रहने आ रहा है तो मेरा मन बहुत अशांत था। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो मेरे घर में मेरे साथ रहेगा। मेरी सासू माँ ने कहा था कि उसे यहाँ नौकरी मिल गई है, जिसका मतलब था कि वो कई महीनों तक यहीं रहेगा, और अगर उसकी नौकरी स्थायी हो गई तो हो सकता है कि वो हमेशा के लिए यहीं बस जाए। दूसरी तरफ संजय की वापसी में अभी भी 6 महीने बाकी थे। ये सब सोचकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। अगले दिन मैंने आदित्य के पसंदीदा खाने की तैयारी की, क्योंकि मेरी सासू माँ ने मुझे ख़ास तौर पर ये करने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे बताया था कि आदित्य को शाही पनीर वेज पुलाव बहुत पसंद है, इसलिए मैंने वही बनाया। शाम के करीब 6 बजे घर की घंटी बजी। मुझे समझ आ गया कि आदित्य आ चुका है। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा वो मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसने बिना किसी झिझक के अंदर कदम रखा और सीधा अपना बैग रखते हुए बोला, अरे बस का सफ़र बहुत थकाने वाला था, अब मैं 2 दिन चैन से मज़े करूँगा। फिर उसने मुझसे पूछा, भाभी मेरा कमरा कौन सा है? मेरे फ्लैट में सिर्फ 2 कमरे थे। मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा किया। वो कमरे में गया, एक बार चारों तरफ नज़र घुमाई और फिर बोला, मैं यहाँ नहीं रह सकता। भाभी तुम यहाँ सो जाओ, मुझे तो सिर्फ बिस्तर पर ही नींद आती है। ये कहकर वो बेधड़क मेरे कमरे की तरफ बढ़ गया और आराम से बिस्तर पर बैठ गया। मैं अवाक रह गई। मैंने उसे आश्चर्य से देखा, लेकिन उस समय मैं कोई बहस करने के मूड में नहीं थी। मैंने सोचा अगर मैं कुछ कहूँगी तो शायद उसे लगेगा कि मैं उसके आने से नाखुश हूँ या फिर उससे लड़ रही हूँ। वो मुझसे सिर्फ 1 साल छोटा था, लेकिन कद काठी में वो मुझसे बड़ा ही लगता था। जब तक मैंने खाना गर्म किया वो नहा धोकर आ गया। जब उसने टेबल पर अपना पसंदीदा खाना देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। भाभी तुम्हारे हाथों का खाना बहुत स्वादिष्ट है, वो बोला। फिर वो अचानक बोला, अच्छा मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाया है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतना कहकर उसने बिना किसी झिझक के मेरा हाथ पकड़ लिया और कमरे की तरफ ले जाने लगा। मैंने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, आदित्य ये क्या कर रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाभी पहले गिफ्ट तो देख लो। फिर उसने एक फैंसी सूट निकालकर मुझे दिया और बोला, ये तुम्हारे लिए है। मैंने चुपचाप वो सूट ले लिया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं असहज महसूस कर रही थी। मैं जानती थी कि आदित्य किस तरह का लड़का था, इसलिए मैंने मन ही मन तय कर लिया कि उससे दूरी बनाकर रखूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी किस नरक की तरफ बढ़ रही थी। रात को आदित्य आराम से कमरे में सो गया और मुझे मजबूरी में ड्राइंग रूम के सोफ़े पर सोना पड़ा। रात भर मुझे सोफ़े पर करवट बदलते हुए नींद नहीं आई। मैं बार बार यही सोच रही थी कि अगले दिन मैं आदित्य से साफ साफ कह दूंगी कि मुझे अपने कमरे की आदत है, और अगर उसे कोई परेशानी हो रही है तो वो ड्राइंग रूम में अपना बिस्तर लगा सकता है। आखिर वो कितने दिनों तक यहाँ रहने वाला था। लेकिन सुबह जब मेरी आँख खुली और मैं बाहर आई तो देखा कि वो पहले ही जा चुका था। दोपहर में जब वो घर लौटा तो उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। दरवाज़ा खोलते ही उसने जोश में कहा, भाभी मेरी नौकरी पक्की हो गई, कल से ज्वाइनिंग है। फिर वो बेपरवाही से सोफ़े पर बैठ गया और अपने दोनों पैर सामने रखी टेबल पर टिका दिए। मुझे उसका ये लापरवाह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसने आलस से कहा, बहुत थक गया हूँ, 1 कप चाय बना दो। वो मेरा देवर था और मैं उसकी भाभी, मुझे उसके लिए चाय बनानी ही थी। मैंने बिना कुछ कहे चाय बनाई और उसके सामने रख दी। फिर मैं धीरे से बोली, मुझे अपने कमरे की आदत है, इसलिए तुम ड्राइंग रूम को ही अपना कमरा बना लो। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इसका ऐसा बेहुदा जवाब देगा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक ही कमरे में एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा सिर चकरा गया। मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा तो वो ज़ोर से हंसने लगा। अरे भाभी मजाक कर रहा था, उसने कहा और फिर ज़ोर से हंस दिया। मैंने बिना कुछ कहे अपना गुस्सा पी लिया और उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। तभी उसने पीछे से आवाज़ लगाई, वैसे गुस्से में तुम बहुत प्यारी लगती हो, सच में। जब तुम्हारे गुस्से से गाल और नाक लाल हो जाते हैं तो। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर शरारती मुस्कान देने लगा। मुझे उसकी ये बातें अच्छी तरह समझ में आ रही थी। वो किस तरह की बातें करता था ये जानने के लिए मुझे किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी बातों से कोई कितना भी असहज हो जाए उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं बस खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। मैं रात को खाना बनाने में लगी हुई थी और वो हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। लेकिन जो फिल्म वो देख रहा था उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि किचन तक आ रही थी। जब मैंने ध्यान दिया तो समझ में आया कि वो किसी बेहुदा फिल्म को देख रहा था। मेरी हिम्मत तो नहीं कर रही थी कि जाऊं और उसे डांटूं कि कम से कम इतना तो सोच लो कि घर में उसकी भाभी भी है।
लेकिन मैं चुप रही, मैं कुछ नहीं कह पाई। जब खाना बनकर तैयार हो गया तो मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंची मेरे होश उड़ गए। कमरा बुरी तरह बिखरा पड़ा था, उसके कपड़े इधर उधर फेंके हुए थे, कहीं तौलिया पड़ा था तो कहीं उसके जूते बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे। मुझे सफाई बहुत पसंद थी, लेकिन वो कितना गंदा इंसान था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसके सारे कपड़े उठाए और उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दिया, फिर उसका बैग बंद करके बाहर हॉल में रख दिया। मुझे लगा कि अब वो समझ जाएगा कि मैं उसके बिखराव को पसंद नहीं करती। अगले दिन जब वो घर लौटा तो अपने साथ एक नया बिस्तर ले आया। शायद उसे एहसास हो गया था कि मैं अपने कमरे में किसी को नहीं रहने देने वाली। उसके आने से पहले ही मैंने खाना बना लिया था और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा मन नहीं था कि उसे देखूं या उससे बात करूं। मैंने सोचा कि जब तक वो खाना खाकर सो नहीं जाता तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगी। वो बहुत बदतमीज़ और ठीठ इंसान था, लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब उसने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। भाभी, दरवाज़ा खोलो, उसने ज़ोर से कहा। मैंने अंदर से ही जवाब दिया, क्या बात है? कम से कम खाना तो टेबल पर लगा दो, कब से भूखा बैठा हूँ। मैं गुस्से से तिलमिला उठी। भूख लगी है तो खुद ही खाना निकाल लो, सब कुछ तैयार रखा है, खुद ले लो और खा लो, मैंने सख्ती से कहा। मुझे उम्मीद थी कि वो कुछ कहेगा नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ फिर आई। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ भाभी। वो धीरे से हंसा, फिर थोड़ा रुक कर बोला, लेकिन कुछ चीज़ों की आदत नहीं है, ये सब तुमको ही करना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर मेरे शरीर में एक अजीब सी सहरंग दौड़ गई। उसका मुस्कुराना जहर जैसा लग रहा था। मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद कर लिया और वहीं बैठ गई। अब मुझे समझ में आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी किस ओर जा रही थी। मैंने गहरी सांस ली और ख़ुद को शांत करने की कोशिश की। आदित्य के बर्ताव ने मुझे अंदर से झकझोर दिया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसके इस बेहुदा व्यवहार को कब तक सहती रहूं। मैंने किचन में जाकर खाना गर्म किया और उसे टेबल पर लगा दिया। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके सामने बैठकर खाऊं, इसलिए मैंने जल्दी से अपनी थाली ली और अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी पीछे से उसकी आवाज़ आई, क्या हुआ? यहाँ मेरे सामने बैठकर खाओ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। वैसे भी वेजिटेरियन हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। फिर वो ज़ोर से हंस पड़ा। मुझे उसकी हंसी जहर लग रही थी, लेकिन उसने बोलना जारी रखा, तुम मेरी भाभी हो, लेकिन तुम ऐसी हो कि ना मुझसे बात करती हो, ना मुझसे कोई मजाक करती हो। मैं बहुत बोर हो जाता हूँ। लगता है कि भाई भी विदेश भाग गए इसीलिए, क्योंकि तुमने उनके साथ भी ऐसा ही किया होगा। तुमसे तंग आकर ही वो तुमसे दूर चले गए होंगे। ये सुनकर मेरा धैर्य जवाब दे गया, देखो तुम्हें खाना मिल रहा है, वही खाओ और चुपचाप अपने काम से काम रखो। मैं कहाँ बैठती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैंने सख्त लहजे में कहा। लेकिन मेरी ये बात भी उसे मजाक ही लगी। वो फिर हंसा और बोला, इतनी गुस्से में बात मत किया करो। मैंने पहले भी कहा था, जब तुम गुस्से में होती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो। काश मैं संजय की जगह होता। मुझे लगा जैसे कि किसी ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया हो। मेरा खून खौल उठा। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करने में? मैं गुस्से से तिलमिलाई और वो लापरवाही से बोला, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? भाभी और देवर के बीच ऐसे मजाक चलते रहते हैं, लेकिन तुम तो बहुत ही बोरिंग लड़की हो। कुछ दिन मेरे साथ रहोगी तो खुद समझ जाओगी कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। मैं बस हैरानी से ही उसे देखती रही। वो बड़े आराम से एक एक निवाला अपने मुंह में डाल रहा था, जैसे उसने कुछ गलत कहा ही ना हो। मुझे लगा कि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने गुस्से में कहा, मैं संजय को कॉल करके तुम्हारी हरकतों के बारे में बताऊंगी। वो तुम्हें मुझसे बात करने का तरीका सिखाएगा। मुझे लगा कि ये सुनकर वो थोड़ा डर जाएगा और अपना रवैया सुधार लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अपनी जगह पर शांत बैठा रहा, जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। मैंने संजय को फ़ोन किया और उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन संजय की प्रतिक्रिया ने मुझे और भी चौंका दिया। तुम्हें गलतफहमी हो रही है, आदित्य ऐसा नहीं है, उसने कहा। संजय, मैं खुद उसके बर्ताव को देख रही हूँ। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा? मैंने झुंझलाते हुए कहा, देखो आदित्य बचपन से ही मजाकिया स्वभाव का है, तुम्हें उसकी बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। संजय ने समझाने की कोशिश की। मुझे समझ नहीं आया कि संजय अपने भाई पर इतना अंधविश्वास क्यों कर रहा था। उस शाम जब आदित्य दफ्तर से घर लौटा तो उसके चेहरे पर थकान झलक रही थी। सुनो, मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, ज़रा हल्का सा सिर दबा दो, फिर खाना खाऊंगा, उसने आराम से कहा। मुझे उसकी ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो मुझसे ऐसी बातें कर रहा था जैसे मैं उसकी कोई नौकरानी हूँ। दर्द हो रहा है तो कोई पेन किलर ले लो, जब सिर दर्द ठीक हो जाएगा तब खाना खा लेना, मैंने रूखे स्वर में कहा। लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। नहीं, पहले तुम सिर दबाओगी तभी मेरा दर्द ठीक होगा, नहीं तो मैं भूखा ही सो जाऊंगा।
उसने साफ साफ कहा। मुझे मजबूर होकर उसके कमरे में जाना पड़ा। मैंने एक तेल की बोतल उठाई और हल्के हाथों से उसका सिर दबाने लगी। वो ज़मीन पर नीचे बैठा था और मैं बिस्तर पर बैठकर उसका सिर दबा रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि वो अपनी गर्दन ऊपर उठाकर मेरी तरफ देख रहा है। हमारी आंखें टकराई। उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत थी जो मुझे बहुत खतरनाक लगती थी। मुझे उसकी नज़रों से घिन आने लगी। मैंने गुस्से से कहा, आराम से बैठो और आंखें नीचे रखो। क्या देख रहे हो? वो ज़ोर से हंसा और बोला, मैं देख रहा हूँ कि तुम कितनी मासूम और प्यारी हो। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहता। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने तेल की बोतल ज़मीन पर रखी और उठ खड़ी हुई। पीछे से उसकी हंसी की आवाज़ आई। अरे नाराज़ हो गई? मैं तो बस मजाक कर रहा था। सच में तुम्हारे हाथों की मालिश बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और गुस्से में कमरे से बाहर आ गई। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करने से पहले मैंने उसे ज़ोर से कहा, खाना टेबल पर रखा है, जाकर खा लो। मैंने उसे कह दिया था कि खाना खा लो क्योंकि मैं सोने जा रही हूँ। मैं अपने कमरे में आई, दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। हालांकि मेरे कान बाहर की ओर लगे हुए थे। मैं जानना चाहती थी कि वो खाना खाएगा या फिर वैसे ही भूखा सो जाएगा। मुझे उससे नफरत थी, लेकिन उसके बावजूद मैं ये नहीं चाहती कि वो भूखा रहे। शायद मेरे अंदर का इंसानियत का एक छोटा सा हिस्सा अब भी जिंदा था जो किसी भी इंसान को भूखा नहीं देख सकता था। इसीलिए मैं उसकी हर हलचल सुनने की कोशिश कर रही थी। करीब आधे घंटे बाद बर्तनों की खनक सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। इसका मतलब था कि वो खाना खा रहा था। अब मैं निश्चिंत होकर सो सकती थी। नींद कब गहरी हो गई पता ही नहीं चला। न जाने रात का कौन सा पहर था जब अचानक मुझे किसी अजीब आवाज़ ने जगा दिया। आधी नींद में मैं सोच रही थी कि शायद कोई सपना देख रही हूँ, लेकिन फिर वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। अब मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मैं चौंक गई। आवाज़ मेरे कमरे की बालकनी से आ रही थी। मुझे साफ साफ किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपते हाथों से धीरे धीरे पर्दा हटाया और बालकनी की ओर देखा। वहाँ 2 आदमी खड़े थे। दोनों के हाथों में पिस्तौल थी। एक पल के लिए मेरा दिल बैठ गया। सांस अंदर ही अटक गई। मतलब साफ था घर में चोर घुस आए थे और वो मेरे कमरे की बालकनी में थे। बालकनी का दरवाज़ा मेरे कमरे में ही खुलता था। वे सिर्फ एक कदम दूर थे। बस दरवाज़ा खोलने की देर थी और वे सीधे अंदर आ सकते थे। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया था या नहीं, और अब इतना वक्त नहीं था कि जाकर चेक करूं। अगर मैं दरवाजे के पास जाती तो वे भी देख सकते थे कि अंदर कोई जाग रहा है। अगर दरवाज़ा खुला होता तो वे सीधे अंदर आ सकते थे। मेरी सांस तेज़ हो गई, दिमाग सुन्न होने लगा। लेकिन मैंने जल्दी से एक फ़ैसला लिया। मुझे किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना होगा। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला और बाहर की ओर भागी। भागने से पहले मैंने कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया ताकि अगर वे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करें तो अंदर ही फंसे रहे। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। कमरे में एक खिड़की थी जिससे कमरे की लॉक आसानी से खोला जा सकता था। मैं घबराहट से ये सब सोच नहीं पाई थी। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ करनी थी, आदित्य को जगाना। मैं जल्दी से उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंची और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। उस समय वो गहरी नींद में था। कुछ पलों के बाद उसने आंखें खोली और हैरानी से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी, लेकिन जैसे ही उसने मेरे चेहरे का भाव देखा उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। क्या हुआ? उसने हैरान होकर पूछा। मैंने बिना कुछ कहे उसे ज़ोर से धक्का दिया और सीधे उसके कमरे में घुस गई। फिर मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और कुंडी भी लगा दी। आदित्य की आंखों में अब भी उलझन थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसने पूछा। मैं कुछ नहीं बोल पाई। डर के कारण मेरा गला सूख गया था, जुबान लड़खड़ा रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर किसी तरह कहा कि मेरे कमरे में चोर है। इतना सुनते ही आदित्य का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। हमारी बातचीत अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। हम दोनों एक साथ सिहर उठे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, सांसें तेज़ हो गई। आदित्य भी डर गया था। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। अब मुझसे और सहन नहीं हुआ। डर के मारे मैं आदित्य से लिपट गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। वे बाहर है। मेरी आवाज़ कांप रही थी। आदित्य ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसकी हथेलियाँ भी ठंड पड़ चुकी थीं। हम दोनों का डर अब हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। ये लोग मेरे ही कमरे में थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे डर के मारे मेरी जान ही निकल जाएगी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैं कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। मुझे अपनी गलती का ज़रा भी एहसास नहीं था कि मैं क्या कर रही थी। डर के कारण मैं आदित्य को कस कर पकड़े हुए थी और लगातार काँप रही थी। शायद मैंने अपने पूरे जीवन में इतना डर पहले कभी महसूस नहीं किया था। फिर अचानक दरवाजे पर फिर से ज़ोर से दस्तक हुई। अब की बार जो भी बाहर था उसने गुस्से में कहा, दरवाज़ा खोलो। मैंने आदित्य को कसकर पकड़ा और डर से सिसकते हुए कहा, दरवाज़ा मत खोलना।
वे हमें मार देंगे। मैंने उनके हाथ में बंदूक देखी है। मैं ये सब कहते हुए उसकी छाती से चिपकी हुई थी। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मेरा पूरा शरीर बेजान सा हो चुका था। आदित्य ने धीरे से कहा, डरने की कोई बात नहीं है, ये लोग अंदर नहीं आ सकते, दरवाज़ा लॉक है। उसने मुझे खुद से अलग करने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण मैं उसकी पकड़ को और कसती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैं उसे छोड़ दूंगी तो मैं और ज़्यादा असुरक्षित महसूस करूंगी। आदित्य ने मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखा और मुझे अपने पास समेटे हुए बेड तक ले आया। उसने मुझे बेड पर बिठाया और ख़ुद भी मेरे पास बैठ गया। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, डरो मत, मैं हूँ ना। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती, दरवाजे पर फिर से तेज़ आवाज़ में दस्तक हुई। इस बार बाहर से जो आवाज़ आई उसमें गुस्सा और धमकी साफ झलक रही थी। दरवाज़ा खोलो, नहीं तो हम इसे तोड़ देंगे। मैंने घबराकर आदित्य का हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। हमारी किस्मत ही ख़राब थी, क्योंकि ना मेरे पास फ़ोन था और ना ही आदित्य के पास। घबराहट से मैं अपना फ़ोन कमरे में ही छोड़ आई थी और आदित्य ने अपना फ़ोन हॉल में चार्जिंग पर लगाया हुआ था। उसके कमरे में चार्जिंग का बोर्ड तो था, लेकिन वहाँ फ़ोन रखने की जगह नहीं थी, इसलिए सोने से पहले वो फ़ोन बाहर चार्जिंग पर लगा देता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम मदद के लिए किसे बुलाएं। मैंने आदित्य से घबराई हुई आवाज़ में कहा, तुम बाहर नहीं जाओगे। उसने मेरी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन मैं और ज़ोर से उसकी हथेली पकड़ चुकी थी। उसने एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लिया और कमरे के कोने में रखी एक दराज खोली। मेरी आंखें हैरानी और डर से फैल गई। उसने दराज से एक पिस्तौल निकाल ली। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने डरते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? उसने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, मैं कायर नहीं हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि इनका मुंह कैसे तोड़ना है। बस तुम कमरे से बाहर मत आना। मुझे लगा जैसे मेरी धड़कनें रुक जाएंगी। मैंने रोते हुए उससे कहा, प्लीज़ कहीं मत जाओ, वे तुम्हें मार देंगे। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर हम यहाँ बैठे रहे तो वे वैसे भी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएंगे, इसलिए हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे लड़ना आता है और मुझे गोली चलानी भी आती है। ये कहकर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। मैंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर से बहस और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं डर से कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग आपस में ही झगड़ने लगे हों, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर घर कर गया था। मुझे लग रहा था कि कभी भी कुछ भयानक हो सकता है। मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। मेरे होठों पर खून तक नहीं था। मैंने अपने दोनों हाथों को मुट्ठी में भींच लिया और बेड पर बैठ गई। मेरे हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। अगर आदित्य को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अगर उन लोगों ने आदित्य को मार दिया तो वे मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। डर के मारे मेरी सांसें तेज़ हो गई और फिर अचानक बाहर गोली चलने की आवाज़ आई। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ऐसा लगा जैसे मेरा अंत आ चुका है। मुझे नहीं पता था कि कब और कैसे, लेकिन मैंने होश खो दिया था। मैं इस दुनिया से पूरी तरह बेगानी हो चुकी थी। शायद डर की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। फिर जब मुझे होश आया और मैं घबरा गई, जब मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ कि मैं आदित्य के बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरा सिर भारी था, मेरा शरीर सुन्न हो चुका था। मैंने अपने बालों को छूकर देखा, वे पूरी तरह बिखरे हुए थे। लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? मैं अकेली थी कमरे में, कोई और नहीं था। पिछली रात की घटनाएं एकाएक करके मेरे दिमाग में कौंधने लगी और जैसे ही सब कुछ याद आया, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या हुआ था बाहर? क्या हुआ था? आदित्य कहाँ था? मेरी बेचैनी बढ़ गई। मैं हड़बड़ा कर बिस्तर से उतरी और कमरे से बाहर आई। बाहर आते ही मैंने देखा कि आदित्य सोफे पर बैठा था। उसके हाथ में एक सिगरेट थी जिससे धुआं उठ रहा था। मैंने उसकी ओर देखा। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके सिर पर भी चोट के निशान थे। मुझे झटका लगा। मैं तुरंत उसके पास गई और घबरा कर पूछा, तुम यहाँ हो और वे लोग? आदित्य ने मेरी तरफ देखा और ठंडी आवाज़ में कहा, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। फिर उसने अपनी नज़रें मुझसे हटा ली। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने उसके ज़ख्मों को गौर से देखा और धीरे से पूछा, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, झगड़े के दौरान उन लोगों ने मुझ पर गोली चला दी थी, लेकिन गोली सिर्फ हाथ को छू कर निकल गई। मैंने अस्पताल जाकर पट्टी करवा ली थी। मैं अवाक रह गई। और तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं चला। लेकिन अब सब ठीक है, चिंता मत करो, उसने कहा।
लेकिन उसकी आवाज़ में पहले जैसी चंचलता नहीं थी। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। मुझे ये देखकर अजीब महसूस हुआ। आदित्य डर गया था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा आदित्य बदल गया था। वो अब पहले की तरह मुझसे मजाक नहीं करता था। उसकी आंखों की शरारत कहीं खो गई थी। अब वो हर समय चुप रहता। हर छोटी छोटी बात पर हंसने वाला, मजाक उड़ाने वाला आदित्य अब बहुत गंभीर हो चुका था। वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था, पता नहीं क्यों, लेकिन अब वो बहुत सिगरेट पीने लगा था। जब भी मैं उसके सामने खाना रखती, वो कहीं खोया हुआ रहता। उसे 2-3 बार याद दिलाने पर ही वो खाना खाता। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। मेरी भी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। मैं अक्सर थकी महसूस करने लगी थी। फिर एक दिन मुझे अचानक चक्कर आ गया। मैं गिरने वाली ही थी कि आदित्य ने तुरंत मुझे पकड़ लिया। अगर वो उस समय ना होता तो मेरा सिर टेबल से टकरा जाता और मुझे गहरी चोट लग सकती थी। उसने मुझे सहारा दिया और सोफे पर बैठाया। फिर उसने चिंता भरी आवाज़ में कहा, तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। देखो तुम्हारा चेहरा कितना पीला पड़ गया है। शायद कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ गया। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। कुछ देर बाद वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। अस्पताल पहुंचकर उसने कहा, मैं यहीं बैठता हूँ, तुम डॉक्टर से मिलकर आओ। मैं अकेली डॉक्टर के केबिन में चली गई। डॉक्टर ने मेरी कुछ जांच लिख दी। मैंने तुरंत वे टेस्ट करवा लिए। 1 घंटे बाद रिपोर्ट्स आ गई। मैंने रिपोर्ट डॉक्टर को दी। जैसे ही डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ी, उसके चेहरे का हाव भाव बदल गया। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा, आप गर्भवती हैं। मैं चौंक गई। गर्भवती? मैंने अपनी धड़कनों को महसूस किया। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने सही सुना। क्या कहा आपने? डॉक्टर ने रिपोर्ट मेरी ओर बढ़ाते हुए दोबारा कहा, आप गर्भवती हैं। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरे पति संजय पिछले 3-4 महीनों से मेरे साथ नहीं थे, और सबसे बड़ी बात, उसने मुझे कभी छुआ तक नहीं था। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। मेरे दिमाग में एक ही नाम गूंज रहा था, आदित्य। क्या ये आदित्य की वजह से हुआ? लेकिन मैं कुछ भी याद करने की कोशिश कर रही थी और कुछ भी साफ नहीं हो रहा था। ये कैसे हुआ और कब? मैंने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मेरी पूरी दुनिया हिल गई थी। मेरा दिमाग उस समय पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। एक ही सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था, आदित्य ने मेरे साथ ये सब कब किया? मैंने ना कोई नशीली दवा ली थी, ना मुझे किसी ने कुछ खिलाया था, तो फिर मैं गर्भवती कैसे हो गई? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक मेरे दिमाग में पिछली घटनाएं एकाएक करके दौड़ने लगी। वही रात जिस रात चोर हमारे घर में घुसे थे। मुझे याद आया कि मैं डर के कारण बेहोश हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन उस रात के बाद से ही आदित्य पूरी तरह बदल चुका था। वो गुमसुम रहने लगा था। हमेशा चहकने वाला, हर समय हंसने वाला आदित्य अब एकदम खोया खोया सा रहता। क्या उसने उसी रात? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर बर्फ बन गया हो। उसने मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाया। उसने मेरे साथ मेरी आंखों में आंसू भराए। जिस इंसान ने मेरे पति के गैर मौजूदगी में मेरा सहारा बनने की बात कही थी, उसी ने मुझे धोखा दे दिया। वो भी तब जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरा दिल दहाड़े मार मार कर रोने को कर रहा था, लेकिन मैं किसी तरह खुद को संभाले रही। मैंने अपने बहते आंसू पोंछे और डॉक्टर के केबिन से बाहर आ गई। आदित्य बाहर ही बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही वो उठा और मेरी ओर बढ़ा। क्या हुआ? उसने चिंतित स्वर में पूछा। डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं उस आदमी को बिल्कुल नहीं जानती जो मेरे सामने खड़ा था। कैसे कर सकता था वो मेरे साथ ऐसा? मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी सब कुछ उसे सुना दूं, उससे पूछूं कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन नहीं, ये सब पूछने के लिए ये जगह नहीं थी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप आगे बढ़ गई और अस्पताल से बाहर निकल आई। आदित्य ने 2-3 बार पूछा, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस ये सोच रही थी कि घर जाकर उससे बात करूंगी, पूछूंगी कि उसने मुझे क्यों धोखा दिया। क्या उसे एक बार भी शर्म नहीं आई? मैं उसके भाई की पत्नी थी। उसने ये सब कैसे किया? मेरे मन में हज़ारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची, मेरी दुनिया उलट गई। दरवाजे पर संजय खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। संजय, वो यहाँ कैसे? वो मेरी तरफ बढ़ा और बोला, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? मेरी सांसें थम गईं। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। मैंने नज़रें उठाकर आदित्य की तरफ देखा। वो बुरी तरह घबराया हुआ लग रहा था।
उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। क्या वो डर गया था? संजय ने मुझे गले लगाया, लेकिन मैं बिल्कुल जड़ हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं, क्या कहूं। मैं भीतर से टूट चुकी थी। मुझे संजय को सच बताना था, लेकिन क्या वो मेरी बात पर यकीन करेगा? मैंने उसके सीने में मुंह छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। संजय ने मेरा सिर सहलाया और प्यार से कहा, अरे मैं आया हूँ और तुम रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या जवाब दूँ। कैसे बताऊँ कि जिस भाई पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया, उसी ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं खोई खोई से उसके पास बैठ गई। मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, अगर मैंने संजय को सब सच बता दिया तो क्या वो मेरी बात मानेगा? अब तक मैंने उसके साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा भरोसा अपने भाई पर करता था। जब भी मैंने आदित्य के बारे में उसे कुछ बताने की कोशिश की थी, उसने मेरी बातों को मजाक में उड़ा दिया था। अगर उसने फिर से मेरी बात नहीं मानी तो? अगर उसने मुझे ही गलत ठहराया तो? अगर उसने मुझ पर ही कोई इल्ज़ाम लगा दिया तो? अगर उसने कह दिया कि मैंने उसके गैर मौजूदगी में किसी और के साथ संबंध बनाए? अगर उसने मुझ पर विश्वास ना किया तो मैं कहाँ जाऊँ? अगर उसने मुझे घर से निकाल दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? मैं सोचते सोचते और भी ज़्यादा घबरा गई। मेरे अंदर जैसे हज़ारों तूफान उमड़ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। संजय ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हिलाया। शिल्पा, क्या हुआ? इतनी गुमसुम क्यों हो? मैंने झट से अपनी आंखों के आंसू पोंछे। मैंने मजबूरी में मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, ये खुशी के आंसू हैं। तुमने इतने महीनों बाद आए हो, इसलिए रोना आ गया। मैंने खुद को ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश की। संजय को शायद मेरी बात पर शक हुआ, लेकिन उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस मुझे फिर से गले लगा लिया और बोला, अब मैं हमेशा के लिए वापस आ गया हूँ। मेरी सांसें अटक गई। अब क्या होगा? नहीं, ये सब सिर्फ भावनाओं में बहकर हुआ था और कुछ नहीं। संजय ने मुझसे पूछा, तुम कहाँ गई थी? मैं ये सुनकर सन रह गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे डर लगने लगा कि कहीं आदित्य मेरी रिपोर्ट संजय को ना दिखा दे। अगर संजय को सच पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। मैंने जल्दी से अपना बैग कसकर पकड़ लिया जिसमें रिपोर्ट रखी हुई थी और बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ी कमज़ोरी लग रही थी, इसलिए चक्कर आ गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी हैं, खा लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। ये कहकर मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई और अलमारी के सबसे नीचे, जहाँ कोई आसानी से ना देख सके, बैग को छिपा दिया। अब आदित्य पहले से भी ज़्यादा परेशान दिख रहा था। मैं समझ गई कि उसकी परेशानी की वजह क्या थी। अब उसके रास्ते में रुकावट आ चुकी थी। संजय वापस आ चुका था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आदित्य इतना गिरा हुआ इंसान होगा। कुछ दिनों पहले तक मैं उसे एक अच्छा इंसान मानने लगी थी, लेकिन अब मेरी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। फिर भी वो वही था जिसकी सच्चाई मैं अब तक समझ नहीं पाई थी। शाम को हम तीनों ने साथ में खाना खाया। उस दौरान आदित्य बहुत अजीब तरह से संजय को देख रहा था। जैसे ही हम अपने अपने कमरे में जाने लगे, आदित्य ने अचानक संजय को रोक लिया। मैंने चौंक कर देखा। संजय, तुम मेरे कमरे में आकर लेट जाओ, आदित्य ने कहा। संजय ने हैरानी से पूछा, पर क्यों? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है और इसमें काफ़ी समय लगेगा, आदित्य बोला। फिर उसने संजय का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में खींच लिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आदित्य ऐसा क्यों कर रहा था? क्या वो जानबूझकर मेरे पति को मुझसे दूर रखना चाहता था? मुझे ये सोचकर गुस्सा आ रहा था, मगर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं संजय के सामने आदित्य का असली चेहरा कैसे लाऊं। दिन बीतते गए और मैंने गौर किया कि आदित्य अब मुझे संजय के पास नहीं जाने देता था। जब भी मैं संजय के पास जाती, वो कोई ना कोई बहाना बना देता या खुद बीच में आकर कोई काम करने लग जाता। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन संजय के कारण मैं बार बार अपना गुस्सा पी जाती। पर अब यह सहना मेरे बस से बाहर हो रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि यह सच और ज़्यादा छिपा रहे। एक दिन इन्हीं सब सोचों में मैं खोई हुई थी कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक संजय मेरे पास आया और बोला, शिल्पा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? उसने मेरा सिर सहलाया। मैंने संजय को कसकर गले लगा लिया, पर तभी जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। आदित्य ने एक झटके में मेरा हाथ पकड़ा और संजय से दूर कर दिया। संजय भी ये देखकर चौंक गया। आदित्य की आंखों में अजीब सी आग थी। उसका बोलने का तरीका बहुत सख्त था। संजय गुस्से में बोला, ये क्या बदतमीजी है? आदित्य, तुम कर क्या रहे हो? पर जो आदित्य ने अगले ही पल कहा, उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, आदित्य बोला। यह मेरी पत्नी है, तुम्हारी नहीं, इसलिए मेरी बीवी से दूर रहो। उसके नज़दीक आने की कोशिश मत करना। मैं अवाक रह गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी दूर चला जाएगा। मैं कभी संजय को, कभी आदित्य को देखने लगी। आदित्य अपनी हदें पार कर चुका था।
अब वो खुलेआम मेरे और संजय के रिश्ते को झूठा बता रहा था। मुझे लगा कि अब संजय उसे मार डालेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय संजय के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, याद है वो दिन जब शादी के मंडप में रस्में हो रही थी? तुम उस दिन वहाँ नहीं थे, तुम्हारी जगह मैं था। मैंने सेहरा लेकर अपना चेहरा ढका था और तुम्हारी जगह मैंने फेरे लिए थे, इसलिए ये मेरी पत्नी है संजय, तुम्हारी नहीं। पंडित जी ने जो भी मंत्र और शादी की रस्में करवाई थी वो सब मेरे और शिल्पा के लिए थी। उस समय शिल्पा का हाथ मेरे हाथ में था, तुम्हारे हाथ में नहीं। तुमने खुद साफ मना कर दिया था कि तुम शिल्पा से शादी नहीं करोगे। हाँ, ये अलग बात थी कि मैंने ये सब तुम्हारे कहने पर किया था, क्योंकि तुम्हें शिल्पा पसंद नहीं थी। तुम तो विदेश जाना चाहते थे, तुम्हें कोई और लड़की पसंद थी और तुम उससे शादी करना चाहते थे। इसलिए तुमने मुझे कहा था कि मैं शिल्पा से शादी कर लूँ, क्योंकि तुम खुद कभी वापस नहीं आओगे और जैसे ही कुछ साल बीतेंगे तुम शिल्पा को तलाक दे दोगे और फिर ये पूरा नाटक खत्म हो जाएगा। अब बताओ तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? आदित्य की बातों से संजय बिल्कुल सन्न रह गया। मैं भी ये सब सुनकर अपनी तकलीफ भूल गई थी। संजय, तुम तो उस विदेशी लड़की से प्यार करते थे, तुम तो उससे शादी करने वाले थे, फिर यहाँ अकेले क्यों लौट आए? संजय ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैं वापस आ गया। अब तुम शिल्पा को तलाक दे दो, मैं उससे शादी कर लूँगा। ये सुनकर जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक खिलौना हूँ जिसे कोई भी अपनी मर्जी से उठा सकता है और फेंक सकता है। मेरा गुस्सा अब हद से बाहर हो चुका था। मैं चिल्लाई, तुम दोनों भाइयों ने मेरे साथ ये खेल खेला और मुझे कुछ भी नहीं बताया। एक भाई दुनिया के सामने मुझसे शादी करता है क्योंकि बचपन में उसकी माँ ने मेरा रिश्ता उससे जोड़ दिया था। फिर वो शादी के बाद बिना मुझे छुए विदेश चला जाता है और मुझे इंतज़ार करवाता है, और फिर उसका भाई यहाँ आकर बिना मुझे बताए मेरे साथ रिश्ता बना लेता है। मैं दर्द से तड़प रही थी, मेरा शरीर काँप रहा था। मेरे अंदर आदित्य की निशानी है, इसी का पता चलने के बाद मैं अस्पताल से लौटी थी। मैंने कहा, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना गंदा खेल खेला गया है। मेरा ये कहना था कि आदित्य और संजय दोनों ही सन्न रह गए। उनके चेहरे पर मानो कोई डरावना सच उजागर हो गया हो। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर मैं तुरंत अपने कमरे की ओर दौड़ी। मैंने अलमारी खोली और वहाँ छुपाया हुआ बैग बाहर निकाला। उसमें से रिपोर्ट निकाली और दोनों के चेहरे पर फेंक दी। संजय ने रिपोर्ट उठा, उसे पढ़ा और फिर आदित्य की ओर गुस्से से देखा। तुमने ये क्या कर दिया आदित्य? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? संजय की आवाज़ में दर्द था, गुस्सा था। आदित्य के चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि अजीब सा आत्मविश्वास था। क्यों शर्म आए? आदित्य ने ठंडी आवाज़ में कहा, वो मेरी पत्नी है और मैंने अपनी पत्नी के साथ जो किया उसमें शर्म कैसी? हाँ, ये सच है कि जब मैंने शिल्पा से शादी की थी तब मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी, पर अब मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना कहकर आदित्य ने मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए घर से बाहर ले जाने लगा। मैंने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मुझे छोड़ो आदित्य, मैंने चिल्लाकर कहा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुमने धोखे से मुझसे शादी की और फिर मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाया। अब तुम क्या साबित करना चाहते हो? पर आदित्य ने मेरी एक नहीं सुनी। वो मुझे लेकर गाँव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसने मेरे ससुराल और मायके दोनों परिवारों के सामने पूरी सच्चाई रख दी। सभी ये सुनकर स्तब्ध रह गए। मेरी सास ने संजय को बहुत बुरा भला कहा। तुमने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया और अब अचानक वापस आकर शिल्पा को अपना हक जताने लगे। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो उस दिन साफ मना कर देते। ये सब नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? मेरे माता पिता भी संजय पर बहुत गुस्सा हो गए। गांव में सबने उसे ताने मारने शुरू कर दिए। ये सब देखकर संजय बहुत शर्मिंदा हो गया। वो वापस शहर लौट गया और अपने फ्लैट में रहने लगा। अब उसने एक नौकरी पकड़ ली थी और अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश कर रहा था। पर इधर आदित्य ने मेरी हर जिम्मेदारी संभाल ली। अब वो मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखने लगा। खाने पीने से लेकर मेरी सेहत तक हर चीज़ का ध्यान रखता था। पर मैं उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी आदित्य। मैं मन ही मन सोचती, पर यह देखकर हैरानी होती थी कि मेरी बेरुखी के बावजूद उसने कभी मेरी किसी बात का बुरा नहीं माना। 6 महीने बाद मैंने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा समय से पहले पैदा हुआ था और इसलिए वो जीवित नहीं रह सका। जब मैं शहर से गांव वापस आई थी तो मैं बहुत परेशान थी। मैं ठीक से खाती नहीं थी और बहुत अवसादी थी। शायद यही कारण था कि मैंने उस बच्चे को समय से पहले जन्म दिया। जैसे ही मेरी तबीयत बिगड़ी, आदित्य ने मुझे शहर ले जाकर सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक में भर्ती कराया। मेरी हालत भी बहुत ख़राब थी, लेकिन जब मेरी तबीयत सुधरी तो आदित्य ने मेरे सामने एक DNA रिपोर्ट रख दी। रिपोर्ट को पढ़कर मुझे पता चला कि ये बच्चा आदित्य का नहीं था।
उसके बाद मैं बिल्कुल चकरा गई थी। मैं पूरी तरह से भ्रमित थी कि आखिरकार ये बच्चा किसका था। जब मैंने आदित्य से पूछा तो उसने कहा, असल में उस रात जब डाकू आए थे उन्होंने मुझे गोली मारी थी और सिर में पिस्तौल से मारा था, जिससे मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जब मुझे होश आया तो दोनों घर छोड़कर चले गए थे और कमरे का दरवाज़ा भी टूट गया था। जब मैं कमरे में आया तो तुम्हारी हालत देखकर मुझे समझ में आ गया था कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था। उस समय तुम बिस्तर पर बहुत बुरी हालत में पड़ी थी। मैंने तुरंत तुम्हारी हालत सुधारने की कोशिश की और उस दिन संजय के सामने जब मैंने तुम्हारे मुँह से ये बातें सुनी तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हें अपनाना चाहिए, क्योंकि सच ये था कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। मैं आदित्य को पथरीली आंखों से देख रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे आंसू बहाने चाहिए या फिर किस्मत का धन्यवाद करना चाहिए जिसने मुझे आदित्य जैसे पति दिया। जब आदित्य ने मेरे आंसू देखे तो वो मेरे पास आए और अपनी उंगलियों से मेरे आंसू पोंछे। उसने मेरा सिर अपनी छाती पर रख दिया। जैसे ही आदित्य का स्पर्श हुआ मैं और भी ज़्यादा दर्द में रोने लगी। आदित्य प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने सोचा था कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, लेकिन तुमने मेरे कारण बहुत दुख सहे हैं, तो अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। आदित्य धीरे धीरे मेरे सिर को सहलाते हुए बोला, शिल्पा तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचा। मुझे पूरी तरह से ये समझ था कि तुम मुझसे जिस तरह पेश आती हो वो स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी लड़की इस सब का सामना नहीं कर सकती है। मैं अपनी आंखें बंद कर शांति से बैठी थी। मेरे दिल में आदित्य के लिए बहुत प्यार था। घर लौटने के बाद आदित्य ने मेरी बहुत देखभाल की। धीरे धीरे मेरी तबीयत सुधरने लगी। मैं आदित्य के पास गई और फिर मैंने खुशी खुशी उसे अपना पति स्वीकार किया। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि लोग हमारे प्यार के उदाहरण देने लगे। मैं बहुत खुश हूँ कि आदित्य मेरे साथ है और अब मैं उसके साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही हूँ। दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।